दोस्तों, कोरोना की ये तीसरी लहर है, बड़ा भारी कहर है। और ऐसे में वैक्सीन के सफल प्रयोगों की बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो हमारी आशा को बढ़ाती हैं। लेकिन इसमें एक सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी कोरोना की वैक्सीन आएगी, पहले किसको मिलेगी, बाद में किसको मिलेगी, आपको कब तक मिलेगी, ऐसे में आपको क्या करना है। आप किसी भी तरीके से अपनी होशियारी कम नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बात है वो समझ लीजिए। जो एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट उसके पार्टनर थे, मिल करके बना रहे थे, उसमें खबर है कि काफी सफल है थर्ड फेज का ट्रायल और 60 से 62% की उसकी कामयाबी का रेट मिला है। उनका कहना है जब हम ये 2 डोज दे रहे हैं तो 90% तक की इफिकेसी है। ये लो कॉस्ट होगा और यही वो वैक्सीन है जिसका भारत ने फर्म ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 50 करोड़ टीकों का। 50 करोड़ टीकों का मतलब होगा कि ये 25 करोड़ लोगों को लग पाएगा। चूंकि वैक्सीन के बारे में खबरों का अंबार लगा रहेगा और एक आशावादी माहौल रहेगा, उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि हम लोगों से यह गलती हो जाए कि अब तो सब ठीक हो गया और हम बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जिस वक्त तक टीका न लग जाए, और उसमें आपके और हमारे जैसे केस में अभी कम से कम 3 महीने, 6 महीने और साल भर की देर है, ऐसे में दूरी मेंटेन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, कोई भी सतह छू ले तो हाथ धोना, मुंह कतई न छूना, इन बातों का ध्यान रखने में कोई कोताही नहीं की जा सकती। दरअसल यही सबसे बड़ा टीका है जब तक वो टीका न लग जाए। भारत में नजदीक की जो दूसरी खबर है वो ये है कि भारत बायोटेक का भी कहना है कि हमारा थर्ड फेज का ट्रायल भी सक्सेसफुल है और अब हम मांग रहे हैं इमरजेंसी ऑथराइजेशन की परमिशन। इमरजेंसी ऑथराइजेशन का चक्कर समझ लीजिए, ये अलग अलग देशों के नियम हैं, लेकिन अमेरिका को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन बहुत अपवाद के केसेस में देते हैं। जब थर्ड फेज के ट्रायल को ओके मिल जाता है तो कम से कम वो 2 महीने तक देखते हैं कि दवा का कोई काउंटर असर तो नहीं है, और उसके बाद वैक्सीन का, और फिर कहते हैं कि ठीक है अब हमने पूरा अप्रूवल दे दिया। फाइनल अप्रूवल के पहले जैसे ही आप इमरजेंसी ऑथराइजेशन बोलते हैं, मतलब कि ये सशर्त ऑथराइजेशन है और इसको एक तरह का टेम्परेरी मेजर माना जाता है। ये समझने की बात है। ये आपको पता ही है कि फाइजर की जो वैक्सीन है वो और मॉडर्ना का जो वैक्सीन है, ये दोनों कामयाब माने जा रहे हैं 95% तक। जहां तक दाम का सवाल है तो तरह तरह की कीमतें सामने आ रही हैं। जाहिर है कि हम ये अनुमान कर सकते हैं कि अगर लो कॉस्ट वाला है सीरम इंस्टीट्यूट वाला तो वो कुछ 500, 600, 700 रुपए के आसपास पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे जो दूसरे टीके हैं फाइजर के या मॉडर्ना के, ये 1500 से लेके 2500, 3000 रुपए तक पड़ सकते हैं। वो भी तब जबकि आपको मिल जाएं, यानी न मिलने तक अभी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते थे कि जान है तो जहान है के बाद हम आ गए कि इकोनॉमी को खोल दिया जाए, लॉकडाउन को वापस लिया जाए, जो बिल्कुल सही कदम था। लेकिन उसमें हुआ क्या, हम लोग ब्रेवेडो में कि वो भी जा रहा है तो हम भी बाहर चले जाएं, वो भी घूम रहा है तो हम भी घूम लें, उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा है। पब्लिक हेल्थ के मामले में सरकार ने यहां पर जितना एजुकेशन करना चाहिए था, रस्म अदायगी का काम किया। इसको नेशनल एंथम नहीं बनाया, नेशनल अभियान नहीं बनाया कि कितना जरूरी है इन 4 चीजों का पालन, जिस पर लगातार हम लोग बात करते रहे हैं। इसमें कोई कोताही अगर होती है तो यह बड़ी दुर्घटना की बात हो सकती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब थी, वहां पर कह रहे हैं कि देखिए ये सुनामी आ सकती है और मैं मजबूर हो सकता हूं दोबारा लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम बिना मतलब के, बिना गैर जरूरी काम के घूमें और लोगों से मिलें। तो ये टीका किसको पहले मिलेगा, यह भी एक बहुत ही जद्दोजहद का जटिल प्रश्न है। अमेरिका के नियमों के मुताबिक वो लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो सैनिटेशन के स्टाफ हैं, उनको वो पहले देंगे। उसके बाद नंबर आएगा 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों का, उसके बाद 50 से 65 साल वालों का, उसके बाद वो लोग तवज्जो देंगे जो हेल्थ में और एजुकेशन सेक्टर में और जो एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले लोग जुड़े हुए हैं उनको दिया जाए, और उसके बाद यंगर लोगों को देंगे। इस प्रकार का उनका एक मॉडल बनने जा रहा है। भारत का मॉडल भी मोटा मोटी यही है कि फ्रंट लाइन वर्कर को, हेल्थ केयर वालों को पहले दिया जाएगा, उसके बाद
65 साल से ज़्यादा वाले, फिर 50 से 65 वाले और फिर 50 के नीचे वाले। 130 करोड़ की आबादी का मतलब है 260-70 करोड़ टीकों की ज़रूरत और 1 साल से ऊपर का कार्यक्रम हो सकता है। जो भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको जुलाई अगस्त तक लगता है कि हम 30 करोड़ लोगों को, 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, लेकिन जो भारत के बड़े एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि शायद ये काम दिसंबर तक हो जाएगा। हमको वो बात ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। इसीलिए इस बात पर लगातार जोर देने की ज़रूरत है कि अभी जब खबरें आएंगी कि अब हम भारत की चुनाव प्रणाली से सीखते हुए, लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए, कई देश शायद सेनाओं को भी लगाएंगे इस काम में, डिस्ट्रीब्यूशन में, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने में। हमारा जो कोल्ड चेन है वो सामान्य रेफ्रिजरेशन में भारत बायोटेक या ऑक्सफोर्ड वाली के टीके को तो मैनेज कर लेगा। फाइजर या मॉडर्ना के टीके वहाँ नहीं रखे जा सकते क्योंकि उनको -20 से -70 डिग्री पे रखना पड़ता है। उसके लिए व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। अगर उन टीकों की ज़रूरत है और उनको हम लेते हैं तो उनकी व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। हमको लगातार खबरें मिलेंगी कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोताही अपनी जान के साथ खेलने जैसा होगा वो हम नहीं कर सकते। आप नंबर देख ही रहे हैं। भारत अब केसेस के मामले में अगले महीने 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 1,34,000 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। अमेरिका में करीबन 1.5 से 2 लाख रोजाना नए केसेस आ रहे हैं। यूरोप की हालत बहुत खराब है, यूके की हालत बहुत खराब है। जर्मनी जो बहुत सबसे जिम्मेदार था, सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से जिसने काम किया, जापान और साउथ कोरिया, उन देशों में भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। अब भारत के जो टॉप 10 राज्य हैं इस वक्त जहां लगातार नए इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, ये नंबर अब डराने वाले हैं और इसके कारण बड़ा ज़रूरी है कि हम बहुत सावधानी रखें। सरकार क्या करेगी मत सोचिए, आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं ये सोचिए। निष्कर्ष के तौर पर अगर कहना हो, क्योंकि 8 महीने हो गए हैं, हमको पता है कि सब लोगों को एक कोविड की थकान हो गई है, झुंझलाहट हो गई है, चिड़चिड़ापन हो गया है और हम सोचते हैं कि अपनी वेलबींग के लिए हम कोई एक्टिविटी करें, कुछ कर लें, लेकिन उसमें इंसान से मिलना एक दूसरे इंसान को और आपको खुद को खतरे में डालता है। इसमें चूक हम नहीं कर सकते। इसमें हमसे गलती कहाँ हुई? पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, इसलिए किसी एक देश को कम ब्लेम करना या ज़्यादा ब्लेम करना सही बात नहीं होगी। लेकिन तो भी ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर साइंस से हम कम ड्रिवन थे, पॉलिटिकल डिसीजन से ज़्यादा ड्रिवन थे। यही कारण था कि जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था तो अभी भी हम आईसीयू बेड का हिसाब लगा रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में बेड कम पड़ रहे हैं, कब्रगाहों में जगहें कम पड़ रही हैं और हमारे पास अभी भी पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। तो इन 8-9 महीनों में हमने किया क्या, ये सोचने का विषय है। सोचने का विषय ये है कि इसी वक्त हम इसके लिए दरअसल जिम्मेदार ठहराएं तो सुशांत और रिया को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि नेशनल डिस्कोर्स के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लगती थी और यही हमने देश के लिए अपने समय की और साधनों की बर्बादी की, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किए, जहां हम अपनी तैयारी को कम कर पाए, लोगों को एजुकेट कम कर पाए और आज फिर से तीसरा वेव आ रहा है।